नमस्कार, मैं दीपक दास मानिकपुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, भिलाई महिला महाविद्यालय से। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट कंपाइलर डिज़ाइन का यूनिट 3 है और उसका टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ होती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले द डिफरेंट स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज है, कौन कौन से स्ट्रेटजीज होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है स्टैटिक एलोकेशन, लेज आउट स्टोरेज फॉर ऑल डेटा ऑब्जेक्ट एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के समय में जितने भी प्रकार के डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो स्टोरेज हम अवेलेबल करवाते हैं कंपाइलर डिज़ाइन के समय, वो हमारा कहलाता है स्टैटिक एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टैक एलोकेशन, मैनेज द रन टाइम स्टोरेज एज अ स्टैक। कई बार हमने देखा होगा कि हम कुछ प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसके अंदर के जो वेरिएबल होते हैं वो हमें स्टैक में यूज़ होते हैं, जो कि डायनेमिकली यूज़ होते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर हमारे स्टैक एलोकेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हीप एलोकेशन, allocates and deallocates storage as needed at runtime from a data area known as heap। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज में जो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर एनी प्रोग्राम इफ वी क्रिएट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, मेमोरी विल बी क्रिएटेड इन द स्टैटिक एरिया। जैसे कि पहले भी अभी बताया गया था आपको कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया और अगर उसके लिए मेमोरी क्रिएट होती है जो कि कंपाइल टाइम के समय होती है, तो उसके लिए जो मेमोरी क्रिएट होगी वो स्टैटिक एरिया में कब होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी प्रोग्राम इफ वी क्रिएट मेमोरी एट कंपाइल टाइम ओनली, मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली वंस। अगर कोई प्रोग्राम जिसके लिए अगर मेमोरी क्रिएट हो रही है जो कि कंपाइल टाइम के समय हो रहा है, उसके लिए मेमोरी सिर्फ एक बार ही क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ डोंट सपोर्ट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, that is memory is created at compile time and deallocated after program compilation। Next point, the drawback with static storage allocation is recursion is not supported। जैसा कि हमने सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे रिकर्सन के फंक्शन बनाए हुए हैं, फैक्टोरियल के फंक्शन हमने बनाए हुए हैं, फिबोनाची सीरीज के फंक्शन बनाए हुए हैं, उसके अंदर हम जो रिकर्सन यूज़ करते हैं वो रिकर्सन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन में, क्योंकि ये सारा कुछ कंपाइल टाइम पे होता है और कंपाइल टाइम पे ये स्टैटिक एरिया पे ही इसको मेमोरी स्पेस अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर ड्रॉबैक इज साइज ऑफ डेटा शुड बी नोन एट कंपाइल टाइम। इसके अंतर्गत एक और ड्रॉबैक है कि हमारा जो डेटा का साइज होता है वो हमेशा हमें कंपाइल टाइम के पहले ही हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो मेमोरी स्पेस क्रिएट होगी वो रन टाइम पे हमको नहीं मिलती है। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है फोर्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैक एलोकेशन ऑफ स्पेस। ऑल कंपाइलर्स फॉर लैंग्वेज दैट यूजेस प्रोसीजर्स, फंक्शंस और मेथड as units of user defined action manage at least part of their runtime memory as stack। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रकार के कंपाइलर होते हैं और जो लैंग्वेज यूज़ होते हैं उसके अंदर जो प्रोसीजर, फंक्शन या कोई मेथड यूज़ होता है वो सारे जो हैं वो रन टाइम मेमोरी एज अ स्टैक यूज़ करते हैं। कि अगर समझिए कि हमने एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने कोई दूसरा फंक्शन कॉल किया, तो वो सारी जो मेमोरी है वो स्टैक पे जाके स्टोर होते जाती है। आगे देखिए, ईच टाइम अ प्रोसीजर इज कॉल्ड, स्पेस फॉर इट्स लोकल वेरिएबल इज पुश्ड ऑन टू अ स्टैक। तो जितने बार भी हमारा प्रोसीजर कॉल होता है उसके लिए स्टैक में एक लोकल वेरिएबल पुश कर दिया जाता है। एंड व्हेन द प्रोसीजर टर्मिनेट, दैट स्पेस इज पॉप्ड ऑफ द स्टैक। और जैसे ही वो प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन,
तो वहाँ से उसके स्पेस को हम पॉप ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द स्टैक। चलिए नेक्स्ट हमारा था हीप स्टोरेज एलोकेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है memory allocation and deallocation can be done at any time and at any place depending on the requirement of the user। तो हमारा जो हीप एलोकेशन होता है इसमें हम जो मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं वो हम किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। बस उस जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, यूज़र का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको डायनेमिकली मेमोरी स्पेस क्रिएट करना है तो हम मैलॉक, कैलॉक या रीअलॉक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, heap allocation is used to dynamically allocate memory to the variables and claim it back when the variables are no more required। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि अगर हमको कोई मेमोरी एलोकेट डायनेमिकली करना होता है या उसको फ्री करना होता है तो उसके लिए हम मैलॉक, कैलॉक या फ्री यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिकर्सन इज सपोर्टेड। जो हमारा हीप स्टोरेज एलोकेशन है और जो हमारा स्टैक स्टोरेज एलोकेशन है इन दोनों में हमारा रिकर्सन का प्रोसेस सपोर्ट करता है। पर जो हमारा पहला एलोकेशन था स्टैटिक, उसमें हमारा रिकर्सन सपोर्ट नहीं करता है। चलिए अब एक हमको एक नया टर्म मिल रहा है यहाँ पर, एक्टिवेशन ट्री। अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स। अ प्रोसीजर्स डेफिनेशन is a declaration that in its simplest form associates an identifier with a statement। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सभी प्रोग्राम प्रोसीजर से मिलकर ही बने होते हैं बहुत सारे, और उस प्रोसीजर के डेफिनेशन के अंतर्गत बहुत सारे आइडेंटिफायर होते हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। Each execution of procedure is referred to as activation of procedure। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा कोई प्रोसीजर एग्जीक्यूशन पे चले जाता है तब हम उसको रिफर करते हैं एज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसीजर। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्टिवेशन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के अंदर में जो भी स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस होंगे वो सारे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाते हैं और यही हमारा उसका लाइफ टाइम कहलाएगा एक्टिवेशन का। इफ ए एंड बी बी two procedures, then their activations will be non-overlapping when one is called after other or nested procedures। सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास दो प्रोसीजर है ए और बी। अगर हम इन दोनों प्रोसीजर को अलग अलग कॉल करते हैं, पहले ए को कॉल करते हैं उसके बाद बी को कॉल करते हैं, तो ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग कहलाता है। पर अगर हम इन दोनों को अगर हम कंटिन्यू एक के अंदर एक अगर कॉल कर लें तो ये हमारा नेस्टेड कॉल हो जाएगा, जैसे कि हमने ए को कॉल किया उसके अंदर में ही बी को कॉल कर लिया है। A procedure is recursive if a new activation begins before an earlier activation of the same procedure has ended। An activation tree shows the way control enters and leave activations। तो जो हमारा एक्टिवेशन ट्री होता है वह हमको सिर्फ एक कंट्रोल ट्री दिखाता है कि किस प्रकार से जो एक्टिवेशंस है वो एंटर्स हो रहे हैं और वो कंप्लीट होने के बाद उस एक्टिवेशन से फ्री होते जा रहे हैं। तो कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिवेशन ट्रीज आर, सबसे पहला है ईच नोड रिप्रेजेंट एन एक्टिवेशन ऑफ प्रोसीजर। सेकेंड, द रूट शोज द एक्टिवेशन ऑफ द मेन फंक्शन। हम जो भी सी प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन लिखते हैं वो हमारा एक्टिवेशन का रूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नोड फॉर प्रोसीजर एक्स इज द पेरेंट of node for procedure y if and only if the controls flow from procedure x to procedure y। जैसे कि इसका एग्जांपल बताया जा रहा है कि x is parent of node for procedure y। दैट मीन्स अगर हम x को मेन फंक्शन बोले और उस मेन फंक्शन से अगर हम y की ओर जा रहे हैं तब हमारा x जो है वो पेरेंट नोड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें कंट्रोल स्टैक एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स।
Control stack or runtime stack is used to keep track of the live procedure activation. जब प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते जाते हैं तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टैक यूज होता है, या उसको हम रन टाइम स्टैक भी बोलते हैं. दैट इज द प्रोसीजर हुज एग्जीक्यूशन हैव नॉट बीन कंप्लीटेड. जब तक का वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो पूरा हमारा प्रोसीजर का जो एक्टिवेशन है वो एक कंट्रोल स्टैक पे रहता है. A procedure name is pushed on to the stack when it is called activations begin and it is popped when it returns activation end. जैसे ही वो प्रोसीजर एग्जीक्यूशन मोड पे जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं और तब हम कहते हैं कि हमारा एक्टिवेशन बिगिन हो गया है. और जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको स्टैक से पॉप कर दिया जाता है और तब हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एंड हो गया है. Information needed by a single execution of a procedure is managed using activation record or frame. When a procedure is called, activation record is pushed into the stack, and as soon as the control returns to the caller function, the activation record is popped. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब एक्टिवेट होता है तो फिर हम उसको स्टैक में भेज देते हैं और जब वो टर्मिनेट हो जाता है तब हम उसको स्टैक से पॉप कर देते हैं. तो कुछ जनरल एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. तो कौन कौन से एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो थिंग होते हैं वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहला है यहाँ पर लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल के अंतर्गत क्या होता है, होल्ड द डेटा दैट इज अ लोकल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर. जैसे सपोज हमने एक फैक्टोरियल का प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर अगर हम एक लोकल वेरिएबल लेते हैं कोई एफ, तो वो जो एफ है वो हमारे इस लोकल वेरिएबल वाले पार्ट पे चले जाएगा. नेक्स्ट है फिर टेम्परेरी वैल्यूज. स्टोर द वैल्यूज दैट अराइज इन द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है मशीन स्टेटस. होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटस ऑफ मशीन जस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल. नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस लिंक, जो कि ऑप्शनल होता है. रिफर्स टू अ नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट कंट्रोल लिंक, यह भी ऑप्शनल है. Points to activation records of caller. Next, return value, used by the called procedure to return a value to a calling procedure. And the last thing are actual parameter. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके अंतर्गत कुछ पैरामीटर पासिंग भी यूज होते हैं, उसको समझ लेते हैं. The communication medium among procedure is known as parameter passing. The values of the variable from a calling procedure are transferred to the called procedure by some mechanism. हम जानते हैं पैरामीटर पासिंग में सिर्फ ये होता है कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया फैक्ट, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर ए, तो वो जो इंट ए हो रहा है वो हमारा पैरामीटर पासिंग हो रहा है. तो इसके अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो हम देख लेते हैं. तो पहला है इसके अंतर्गत आर वैल्यू. द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स आर वैल्यू. The value contained in single variable also becomes an R value if it's appear on the right side of the assignment operator. जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हमने लिखा a इक्वल टू 5, तो जो हमारा यहाँ पे 5 है वो हमारा R वैल्यू कहलाएगा. R value can always be assigned to some other variable. नेक्स्ट है L value. The location of the memory address where the expression is stored is known as the L value of that expression. It always appears on the left side if the assignment operator. Next, formal parameter. Variable that take the information passed by the caller procedure are called formal parameters. These variables are declared in the definition of the called function. जैसा कि सपोज हमने फैक्टोरियल का एक फंक्शन डिफाइन किया और वहाँ पे जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर. आगे बढ़ते हैं.
actual parameter. Variable whose values and functions are passed to the called function are called actual parameters. These variables are specified in the function call as argument. जब हम किसी फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं या फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं जैसे कि रिकर्सन, तो उसके अंदर का जो पैरामीटर पास होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें एक टॉपिक और था कि हम स्ट्रिंग और एरे को कैसे एलोकेट करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स एज कैरेक्टर एरे, हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं एज अ कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया कैर str4 और उसके अंदर हमने डेटा डाल दिया है। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है कि हमने क्या किया, एक साथ डेटा डाल दिया डबल कोट्स में करके, या फिर सिंगल सिंगल उस एरे में हमने डेटा डाल दिया है। When strings are declared as character arrays, they are stored like other types of array in C. For example, if str array is auto variable, then string is stored in stack segment. If it is global or static, then stored in data segment. चलिए हम स्ट्रिंग को एज अ यूजिंग कैरेक्टर पॉइंटर भी बना सकते हैं। तो यूजिंग कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग कैन बी स्टोर्ड इन 2 ways। पहला तरीका क्या है, read only strings in a shared segment. When a string value is directly assigned to a pointer in most of the compilers, it is stored in read only block, generally in data segment that is shared among function। ये एक तरीका हो गया कि हमने क्या किया, डायरेक्ट असाइन कर दिया पॉइंटर पे। एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैर एस्ट्रिक स्टार इक्वल टू abc। In the above line, abc is stored in a shared read only location, but pointer str is stored in read write memory. You can change str to point something else but cannot change value at present str. So this kind of string should only be used when we don't want to modify string at later stage in the program. अगर हम इस पॉइंटर के डेटा को चेंज नहीं करते हैं तब हम इसको इस प्रकार से यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड तरीका हमारे पास ये है कि डायनेमिकली एलोकेट इन हीप सेगमेंट। Strings are stored like other dynamically allocated things in C and can be shared among function। हमने उसका पॉइंटर बना लिया और उसके बाद डायनेमिकली हम उसको एलोकेट करते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है str कैर एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ कैर एस्ट्रिक साइज, और उसके बाद एक उस एरे पॉइंटर में ही हमने एक एक करके वैल्यू डाल दिया है। यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।